क्या ठीक है तो। हाँ, मुझे 15-20 मिनट लगेंगे हाथ पे धोने में। हाँ हाँ, बिल्कुल, कोई बात। कर सकते हैं बिल्कुल भैया। सबको मेरा नमस्कार। आज हम हाल में हुए भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम पर ठीक है तो कोई बात। परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। उसके बाद दोनों देशों के बीच में तनाव उत्पन्न हुआ और दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। इससे भारत और पाकिस्तान के वॉर की स्थिति उत्पन्न हुई और ये जो युद्ध हुआ बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन छोटे पैमाने पर हुआ। इसमें अंततः युद्ध विराम हुआ और आज हम ये जानेंगे कि जो सीज फायर हुआ उससे जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई और जो सवाल उठ रहे हैं उस पे हम आज बात करेंगे। इस पे जो हम जो पहला जो पॉइंट है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीज फायर हुआ उसकी शर्तें क्या थी और इससे भारत को क्या हासिल हुआ। अगर देखा जाए तो ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसका असली मकसद था आतंकियों को नुकसान पहुंचाना। हमने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर हमले किए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब पाकिस्तानी सेना ने हम पे जवाबी कार्रवाई की तब हमने उनके सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। ये जो सीज फायर हुआ ये तो अमेरिकी शर्तों पर हुआ, लेकिन इसमें हमने कुछ पाया भी। ऐसे कि इसमें हमने ये पाया कि जो हमारी सैन्य सर्वोच्चता है उसको हमने हासिल किया। आज हमने ये दिखा दिया कि जो हमारे जो शस्त्र हैं, जो अस्त्र हैं, वो काफी उपयोगी हैं। उनकी मारक क्षमता अधिक है। हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो अभेद्य है। इसके विपरीत जो पाकिस्तान के जो एयर डिफेंस है या उसके ड्रोन हैं वो वो सारे कमजोर साबित हुए। इसमें जो दूसरा जो हम हमें मिला कि हमने अपने आप को एक मजबूत देश के रूप में साबित किया। आज हमने दिखा दिया कि हम अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और जो एक परमाणु धमकी थी जिसे पाकिस्तान इस्तेमाल करता था उसको हमने तार तार कर दिया। जिस परमाणु हमले की धमकी देकर पाकिस्तान हमको ब्लैकमेल करता था उसको हमने तार तार कर दिया। लेकिन हमें यहाँ एक बात देखना है कि हमने हासिल तो किया लेकिन हमने गंवाया भी। क्या गंवाया? यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान ने हमसे गुहार लगाई, संधि की, वो दरअसल पाकिस्तान ने इस्लाम के अनुसार कुरान का पालन किया। कुरान कहता है कि जब तक शत्रु प्रबल है
हम पर हावी है, हमें समझौता कर लेना चाहिए, और इसी का पाकिस्तान ने पालन किया। अगर पाकिस्तान हम पे हावी रहता तो शायद परिस्थितियां कुछ और होती। तो यहाँ हम हमें हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा। जो एक और पॉइंट है कि सीज फायर का निर्णय कितना अनुचित है। देखिए, इसमें हम बोलेंगे कि जो ये युद्ध विराम हुआ, ये अमेरिका, पश्चिमी देश और इस्लामिक राष्ट्रों के बीच के दबाव के बीच हुआ। इस बात को हमें मानना पड़ेगा। जब अमेरिकी राष्ट्रपति युद्ध विराम की घोषणा करता है तो ये हमारे लिए अपमानजनक है। यह जो हमारी संप्रभुता है उस पर आघात है, लेकिन हमने इसे स्वीकार किया, और ये अच्छी बात तो है नहीं। तो हमें ये देखना पड़ेगा गांव में आकर ये तैयार किया है। और आती है ये जैसी है, जो इस्लामिक राष्ट्र हैं, जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, अमेरिका ने इसमें हस्तक्षेप किया, भारत पे दबाव बनाया और सीज फायर किया। एक बात इसमें और आती है कि भारत पाकिस्तान टकराव के बीच में IMF द्वारा पाकिस्तान को सहायता दी गई। अगर ये देखा जाए तो जो पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो तो काफी खराब है, लेकिन अगर हम देखें तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो वैचारिक तौर पे हुआ, वो इस्लाम की बुनियाद पे हुआ। तो अगर हम ये सोचते हैं कि उसे आर्थिकी से मतलब है, उसे शिक्षा से मतलब है, रोजगार से मतलब है, तो ये हमारी भूल है। वो अमेरिकी कर्ज पर पलता है, खाड़ी देशों के टुकड़े पर पलता है, और वो पलता रहेगा। तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और अमेरिका ने IMF से $1 बिलियन का कर्ज दिलवाया। तो यहां भी हमारी कूटनीतिक हार है। एक तो हमने फायर किया, इसके अलावा उससे $1 बिलियन का कर्ज मिल गया। एक और इशू इसमें आता है कि क्या पाकिस्तान और क्या अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन करते हैं? तो हाँ, ये बात सही है। अमेरिका और चीन पाकिस्तान का समर्थन हमेशा से करते हैं, करते आए हैं और करते रहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान उन दोनों की आवश्यकता है। भले वो उसे गाली दें, उसकी आलोचना करें, लेकिन पाकिस्तान का अस्तित्व चाइना और अमेरिका दोनों के लिए उपयोगी है। 1945 के बाद 2 राष्ट्रों का उदय हुआ, एक था पाकिस्तान, एक था इजराइल। दोनों धर्म के आधार पर बने। दक्षिण एशिया में अगर अमेरिका और पश्चिमी देशों को अपना प्रभाव रखना है तो पाकिस्तान को जिंदा रखना पड़ेगा, और चाइना को अगर भारत को साधना है तो पाकिस्तान को जिंदा रखना है। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि जो जो पाकिस्तान है, अमेरिका और चीन दोनों की आवश्यकता है। अब इसमें एक बात और आती है कि जो
हमारा विपक्ष है उसमें क्या कहा। जो हमारा विपक्ष है, जो ये युद्ध विराम हुआ, इस पे वो हमलावर है। उसने सरकार की आलोचना की और कहा कि ये जो युद्ध विराम हुआ है वो अमेरिका के दबाव में हुआ है। एक बात यहाँ और आती है कि क्या पीओके और बलूचिस्तान को आजाद करवाना हमारा मकसद था। तो बात यह है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, ये दरअसल हिंदुओं के दबाव में हुआ। सरकार की इच्छा तो थी नहीं, और ये जो ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, इसमें ये बात थी नहीं कि हमें बलूचिस्तान या पीओके लेना है। ये तो भारतीय मीडिया जो राइट विंग है, उन्होंने ये खड़ा किया। तो मेरा मानना है कि बलूचिस्तान और पीओके इस ऑपरेशन का मकसद था ही नहीं। अब इसमें एक बात और आती है कि क्या अमेरिका ने अरब देशों के साथ मिलकर भारत पे दबाव दिया। तो बात है कि हाँ, ये बात सही है, उसने दबाव दिया। अभी हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खाड़ी देशों की यात्रा पर गए। इसमें सऊदी अरब भी शामिल है। हमें जहां तक लगता है, सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ मिलकर भारत पे सीजफायर के लिए दबाव बनाया। तो मैं यहाँ अपनी बात में फिर से मैं कहता हूं कि अमेरिका पश्चिमी देश या इस्लामिक राष्ट्र, ये हमेशा से पाकिस्तान के समर्थक हैं और रहेंगे। हमें इस खुशफहमी से बाहर निकलना होगा। तो कुल मिला जुला कर हमारा यही कहना है कि ये जो युद्ध विराम हुआ है, इसमें हम सैन्य रूप से काफी आगे निकल चुके हैं। हमने चाइना के डिफेंस को भेद डाला, मगर कूटनीतिक रूप से हम असफल हुए हैं। इस बात को मानना पड़ेगा। अगर ये युद्ध विराम इंडिया अपनी इच्छा से करता तो ठीक था, लेकिन ये अमेरिकी दबाव में हुआ है, जो कि हमारी संप्रभुता के लिए घातक है। इसके अलावा हमें ये कहना है कि जो पाकिस्तान है उसे अगर हमको संभालना है, तो हमें जो इस्लाम है, पहले इस्लाम को समझना पड़ेगा और उसी के आधार हम उसको साथ। अगर हम ये समझेंगे कि हम इसको हम ऐसे ही हम साथ लें, तो ये असंभव है। तो हमने अपनी बात को आपके सामने रखा और उम्मीद करता हूं कि जो परिस्थितियां हैं, जो सवाल उठ रहे हैं, हमने उसको अच्छे से रखने का प्रयास किया। आपने हमारी बात को सुना, इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद विपुल जी। देखिए, ये विषय मैं आज रखने के लिए सोच रहा था, लेकिन मुझे कहीं जाना पड़ गया, इसकी वजह से लेट हो गया। तो विपुल जी ने विषय को लगभग स्पष्ट रख दिया है। मैं 5-10 मिनट में अपनी बात खत्म करने का प्रयास करूंगा। एक एक करके हम जो पॉइंट लेते हैं, तो इसमें देखते हैं। जो पहला पॉइंट आता है, पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति। तो आर्थिक स्थिति पाकिस्तान की कैसी है? मुझे लगता है इतिहास में पाकिस्तान सबसे अधिक बुरे वक्त से गुजर रहा है।
दुनिया भर का कर्ज हो रखा है और चीन ने वहां बहुत बड़ा निवेश कर रखा है। वो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के लोन पर ही जिंदा है। दूसरी बात हम देखते हैं, पाकिस्तानी जो सेना है, पाकिस्तान की सेना वहां सारे व्यापार करती है और पाकिस्तान की जो जनता है वहां बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है, हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है। तो देश की आर्थिक स्थिति जो है वो बड़ी खराब है। पाकिस्तान चाहता तो उस पैसे का इन्वेस्ट करके अपनी आर्थिक प्रगति में कर सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने जितनी भी अपनी जितना भी वहां अर्थ है, पैसा है, वो उन्होंने सारा का सारा जो है हथियार में लगाया, भारत से कंपटीशन में लगाया। तो जो पैसा वो कंपटीशन में लगा रहे थे, युद्ध की तैयारी में लगा रहे थे, अगर वो देश की प्रगति में लगाते तो उनका भी लाभ होता और कहीं ना कहीं हमारी सेना का भी जो है बजट बचता। लेकिन पाकिस्तान जैसा जब पड़ोसी हो तो आपको भी जो है अपना एक बड़ा बजट जो है वो खर्च करना पड़ता है सेना पर। तो आर्थिक स्थिति अगर पाकिस्तान की देखी जाए तो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन विपुल जी ने कहा कि वहां भूखे रह करके भी लोग हथियार को प्राथमिकता देते हैं। वास्तव में स्थिति जो है वो कट्टरवाद ही है। दूसरी बात, जो सीज फायर की शर्तें हैं, सीज फायर की तीन शर्तें, तीन या चार भारत ने जो शर्तें रखी हैं, मुझे लगता है कि भारत की पूरी तरह से कूटनीतिक हार भी नहीं है। एक तो भारत ने ये शर्त रखी है कि अब कोई भी अगर अटैक होता है हम पर या कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसे सीधे सीधे युद्ध माना जाएगा। मुझे पता है कि भविष्य में भी पाकिस्तान जो है वो सबूत मांगेगा और मना कर देगा कि इस हमले में हमारी कोई जो है संलिप्तता नहीं है। लेकिन उसके बाद भी मुझे लगता है कि एक वैश्विक दबाव अवश्य बनता है, अर्थात भविष्य में किसी तरह का आतंकवादी हमला होता है तो आपके पास जो है ग्लोबल लेवल पे एक अच्छा एडवांटेज रहेगा। दूसरा जो है, हम सीज फायर में एक भारत ने शर्त और रखी है कि जो सिंधु नदी का जो समझौता है वो लगभग पूरी तरह से भारत के नियंत्रण में है, अर्थात भारत जब तक चाहे तब तक उसे सस्पेंड कर सकता है। और जो तीसरी शर्त भारत ने रखी है वो ये रखी है कि जो डैम अभी तक बनाने प्रतिबंधित थे कि हम सीमाओं के पास जो हमारी नदियां जा रही हैं पाकिस्तान में, वहां हम डैम नहीं बना सकते हैं। तो भारत ने उसके लिए भी जो है एक तरह से कन्विंस कर लिया है कि यदि भारत बांध बनाना चाहेगा तो उसको रोका नहीं जा सकता है। तो ये तीन चीजें मुझे ऐसी दिखाई देती हैं जिसमें दिखाई देता है कि भारत की कूटनीतिक सफलता रही है। ये जो शर्तें रखी हैं कहीं ना कहीं ये भविष्य में हमें एडवांटेज देंगी। और मैंने एक दिन पहले चर्चा में भी कहा था, पाकिस्तान 4 युद्ध लड़ा और जीत नहीं पाया। तो पाकिस्तान का मुख्य लक्ष्य ही था प्रॉक्सी वार करना, वो छद्म युद्ध कर रहा था। इससे हमको एक एडवांटेज मिला है कि हमने उनके मनोबल को तोड़ा है कि अब छद्म युद्ध करेंगे तो भी हम घर में घुस करके मारेंगे। तो पाकिस्तान अपनी आतंकवादी गतिविधियों पर अब विचार करेगा या नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास एक विकल्प है कि हम लोग अब जो है कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें जो जो तीसरा पॉइंट है, सीज फायर का निर्णय कितना उचित कितना अनुचित, मैं समझता हूं सीज फायर तो होना ही चाहिए था। युद्ध में हजारों लाखों लोग मारे जाते हैं। जब रूस का यूक्रेन से युद्ध हुआ तो हमें लगा था कि 3 दिन में 7 दिन में युद्ध जो है रूस समाप्त कर देगा। यूक्रेन एक ऐसा देश है जिसके पास परमाणु बम भी नहीं है और पाकिस्तान से ऐसा देश है जो जो परमाणु संपन्न देश है। तो बहुत सारे लोगों ने आकलन किया था कि यह 7 दिन में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन आज 3 साल से अधिक समय हो गया है, लगातार युद्ध चल रहा है। क्योंकि यूक्रेन को सपोर्ट करने वाली जो है शक्तियां जो है उसके पीछे से थी। यूक्रेन के अपने बस का नहीं था कि वो जो है 3 साल तक युद्ध को खींच ले। ऐसे ही मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान से युद्ध होता है तो जिन ताकतों ने वहां पैसा लगाया है, चीन का वहां बड़ा इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में, या अमेरिका का एक तरह से नेवल बेस्ड, मैं तो देख रहा हूँ पाकिस्तान जो है कि पाकिस्तान से ही पूरे एशिया को कंट्रोल करता है, वो उसे खोना नहीं चाहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में देखा जाए तो जो सीज फायर की बात भारत ने करी है, या सीज फायर तो हमें करना ही था, लेकिन जो उसका तरीका है उसके तरीके को मैं गलत मानता हूं कि ये हमारी डिप्लोमेटिक हार कह लीजिए, कि ये घोषणा या तो भारत से होती या तो पाकिस्तान से होती। लेकिन यहाँ चीन और अमेरिका के बीच में कंपटीशन था। 3:30 बजे जो है वो सीज फायर की बात होती है और 5:30 बजे जो है डोनाल्ड ट्रंप वहां से सीज फायर का जो है अनाउंसमेंट कर देते हैं। मुझे लगता है कि इसमें हमारी भी कुछ खामी है। जब 3:30 बजे बात हो गई थी तो इनके पास 2 घंटे का समय था, ये 2 घंटे में अनाउंसमेंट कर सकते थे, चर्चा कर सकते थे। लेकिन ये लोग जो है थोड़ा सा पीछे रह गए और वो अनाउंसमेंट जाकर के डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। हालांकि अगर हम चीन की तुलना में देखें तो चीन ने अगर ये अनाउंसमेंट किया होता तो मुझे लगता है भारत की एक बड़ी हार होती, क्योंकि भारत का विपक्ष चीन का समर्थन करता है और सत्ता पक्ष अमेरिका का करता है। तो इसलिए कूटनीतिक हार तो है हमारी। लेकिन अगर हम
युद्ध विराम की बात करें, सीज फायर की बात करें, तो सीज फायर तो होना ही चाहिए। युद्ध अगर लंबा चलता तो बहुत हानि हमारी भी होती, उनकी भी होती। और पाकिस्तान की हालत आप देख रहे हैं, वो लगभग एक बर्बाद देश है। और भारत एक प्रगतिशील विचारधारा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, प्रोग्रेसिव है। हम लोग अपना अपना कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ नहीं कर रहे हैं, हम लोग चीन के साथ कर रहे हैं, हम लोग दुनिया की महाशक्तियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में हमें युद्ध में जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। जो हम लोगों को करना था, जितना टारगेट करना था, हिट करना था, वो हम लोगों ने कर दिया। एक बात आती है कि सीज फायर में विदेशी शक्तियां, तो वो मैंने पॉइंट रख ही दिया कि ये बाहर बाहर से नहीं होना चाहिए था। अगर भारत से होता, पाकिस्तान की तरफ से होता, टेबल टॉक होती, उसके बाद सीज फायर होता, अपनी शर्तों पर होता, हम हाफिज सईद को मांगते, तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत अच्छा हो सकता था। लेकिन बाहर की शक्तियों का जो हस्तक्षेप हुआ, उसमें कहीं ना कहीं उनका अपना स्वार्थ दिखाई देता है। और स्वार्थ ये दिखता है कि अमेरिका का जो F-16 है वो मार के गिरा दिया गया, चीन का जो लड़ाकू विमान है वो मार के गिरा दिया, अमेरिका का जो रडार सिस्टम जो वहां लगा हुआ था, न्यूक्लियर प्लांट की जो सुरक्षा कर रहा था, वो गिर गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन लोगों को ये भी डर था कि हमारे जो हथियारों की बिक्री है, हथियारों की बिक्री प्रभावित होगी। और रूस के S-400 ने मार के गिराया है, तो इससे रूस को बहुत एडवांटेज मिलेगा। तो कहीं ना कहीं ये महाशक्तियां भी घबरा गई कि अगर हथियार जो है, हमारे हथियार फेल हो रहे हैं, तो फिर इससे जो है हम लोगों को भविष्य में अपना मार्केट बनाने में या हथियार बेचने में बड़ी समस्या होगी। उसके बाद देखते हैं हम भारत पाकिस्तान के बीच जो टकराव हुआ, IMF ने किस तरह से पास किया। मुझे लगता है ये भी आनंद फानन में अमेरिका के द्वारा ही किया गया, क्योंकि अमेरिका का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट जो है, बड़ा प्रतिशत, वो IMF वर्ल्ड बैंक में जाता है। लगभग 20% की हिस्सेदारी अमेरिका की रहती है। अमेरिका के बिना अनुमति के किसी को भी वर्ल्ड बैंक जो है लोन नहीं देता है। तो उन्होंने टर्म्स कंडीशन कुछ लगाई होंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उनको चीन को काउंटर करने के लिए, भारत को काउंटर करने के लिए जो है एक देश की जरूरत है। और मैं पाकिस्तान को, जब मैंने सुना कि वहां पर न्यूक्लियर प्लांट में ऐसा कुछ हुआ, रेडिएशन जैसा फैला, तो मुझे लगा कि शायद अब पाकिस्तान एक देश भी नहीं है, वो तो एक नेवल बेस है अमेरिका का। अमेरिका ने एशिया को कंट्रोल करने के लिए अपने हथियार वहां लगा रखे हैं। वहां के आतंकवादियों को लेकर देख लीजिए, या परमाणु रिएक्टर देख लीजिए, या अफगानिस्तान में जो कार्रवाई करने के लिए उन्होंने हथियार दिए थे, वो सारे हथियार तो अमेरिका के ही हैं। अगर युद्ध होता तो अमेरिका को फायदा भी होता, उसके हथियार की मार्केटिंग भी होती, वो पाकिस्तान को भी बेचता, हथियार को भी वो पाकिस्तान को भी बेचता, भारत को भी बेचता। लेकिन जब उसके हथियार फेल हो गए, तब उससे लगा कहीं ना कहीं मार्केट प्रभावित होगा। तो इसीलिए जो है IMF को फटाफट फटाफट पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट करी कि आप हमको लोन दिलवाइए, हम युद्ध विराम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और कुछ पाकिस्तान की शर्तें रही होंगी, कुछ भारत का दबाव रहा होगा, कुछ अमेरिका का अपना स्वार्थ रहा होगा, कुछ चीन का भी प्रेशर रहा होगा। तो उससे IMF से जो है तुरंत लोन पास हो गया। और एक बार नहीं, पिछले एक या 2 हफ्ते में 2 बार IMF ने जो है फंड रिलीज कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट कोटेशन है, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, मुझे लगता है अमेरिका और चीन, जैसा हमने अभी डिस्कस किया, दोनों का हित है। तो दोनों कहीं ना कहीं जो है वो भारत के विरुद्ध आतंकवाद का समर्थन करते हैं, हथियारों की सप्लाई करते हैं। और उनका एक बड़ा जो इन्वेस्टमेंट है बलूचिस्तान में, वो जाहिर सी बात है कि ये नहीं चाहेंगे कि बलूचिस्तान जो है वह चीन से, वो पाकिस्तान से टूट करके अलग हो जाए। क्योंकि इस परिस्थिति में चीन का जो लाखों करोड़ रुपया वहां इन्वेस्ट किया है, वो सारा का सारा डूब जाएगा। तो वो अगर टेररिज्म को भी सपोर्ट करते हैं, अपने हथियार को भी, सबको भी बेचते हैं, तो वो निश्चित स्तर पर जो है चाहे अमेरिका हो या चीन हो, दोनों का समर्थन प्राप्त रहता है। एक जो हमारा पॉइंट है, पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किसका नियंत्रण है। तो जैसे अमेरिका ने वहां पर अभी बोरोन को भेजा, या फिर जिस तरह से उनका जो वहां पर रेडिएशन को रोकने के लिए वहां पर उनका विमान गया, इस तरह से तो लगता है कि कहीं ना कहीं नियंत्रण जो है अमेरिका का जरूर है, या अमेरिका ने ही कंट्रोल करने के लिए वहां अपना नेवल बेस बना रखा है। लेकिन जब किल स्विच की बात करते हैं, तो किल स्विच जो है वह पूरी तरह से अमेरिका के नियंत्रण में दिखाई देती है। उसके बाद जब बलूचिस्तान को अलग करने की मांग का जो पॉइंट है, मुझे लगता है कि बलूचिस्तान अगर अलग हो जाता है तो भारत को रणनीतिक रूप से काफी लाभ होता है। हालांकि सांप्रदायिक स्तर पर हमें कोई लाभ नहीं होगा। हमने बांग्लादेश को भी अलग किया तो इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। बस इतना लाभ हो सकता है कि हमें एक साथ दो दो शक्तियों से नहीं टकराना है, हमें एक साथ एक शक्ति से टकराना है। एक को कमजोर करना आसान होता है,
और हो सकता है कि जैसे आज अफगानिस्तान के साथ हमने संधि करी, भारत के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत की, उसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब भारत ने हमला किया उस समय अफगानिस्तान ने भी हमला किया, उसी समय बलूचिस्तान ने भी हमला किया। तो मुझे लगता है अगर बलूचिस्तान सेपरेट हो जाता है तो ये आपस में अगर लड़के मर जाते हैं तो इससे भारत का कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जब बात सांप्रदायिकता की आती है तो चाहे बलूचिस्तान के मुसलमान हों, चाहे वो पाकिस्तान के मुसलमान हों या पूरी दुनिया के मुसलमान, उम्मा के कंसेप्ट पर ही चलते हैं। लेकिन इसका एक रणनीतिक लाभ हमें अवश्य मिलेगा, हमारे पास एडवांटेज हो सकता है। हो सकता है कि बलूचिस्तान में हमारी सेनाएं जो है भविष्य में एंटर भी कर सकती हैं, हमें एक्सेस मिल जाए या हमारे बहुत अच्छे संबंध हो जाए तो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है। लेकिन सांप्रदायिकता के स्तर पर देखा जाए तो मुझे दोनों की विचारधारा में कोई विशेष अंतर दिखाई नहीं देता है। राष्ट्र के स्तर पर हमें फायदा होगा, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए था। लेकिन इसके लिए वहां पर रॉ एक्टिव है या फिर हम लोगों को वहां पर युद्ध के द्वारा बलूचिस्तान को न रोक करके हमें ये प्रयास करना चाहिए कि वहां पर गृह युद्ध की की स्थिति बन जाए। और पाकिस्तान में ये गृह युद्ध की स्थिति बनाई जा सकती है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो लगातार भारत के विरुद्ध अपने आप को मजबूत करने के लिए हथियारों पर सारा ध्यान दे रहा है, सेना पर ध्यान दे रहा है। इससे वहां की जनता की स्थिति बड़ी खराब हो रही है। तो जनता की स्थिति खराब होगी तो कभी ना कभी जो है बगावत हो सकती है, गृह युद्ध हो सकता है। इसमें अपने आप जो है कई सारी जो क्षेत्र है या राष्ट्र है वो अलग हो सकते हैं, अलग राष्ट्र वहां पर बन सकते हैं। भारत में जो सीज फायर पर विपक्ष की प्रतिक्रिया है, मुझे लगता है शशि थरूर ने जो बातें कही हैं वो ठीक है। शशि थरूर का जो बयान है वो संतुलित है। लेकिन बात के बाकी सारे विपक्ष की बात की जाए तो सबने राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास किया है। और उन्होंने एक तरह से सीज फायर के विषय में जो प्रश्न उठाया है कि अमेरिका के दबाव में किया गया है या चीन के दबाव में किया गया, मुझे लगता है ये विषय गौण हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी राजनीतिक विफलता रही है। और जब हम पाकिस्तान के विरुद्ध बात कर रहे हैं तो इस विषय पर हमें अभी एकजुट होने की आवश्यकता है, न कि वोट बैंक को अपना माध्यम बनाने की आवश्यकता है। ट्रेड वॉर की बात चल रही है कि 225% टैरिफ लगा दिया चीन के ऊपर। तो हो सकता है कि जो कंपनियां चीन में जाना चाह रही हूँ या चीन से जो बाहर जाना चाह रही हूँ, हो सकता है कि चीन ने जो है जो आतंकवादी हमला कराया हो उसमें चीन का भी हाथ हो सकता है क्योंकि आतंकवादियों के पास वो हथियार भी मिले हैं। तो इसमें चीन का भी स्वार्थ हो सकता है कि ये कंपनियां जो है भारत में ना जाएं, क्योंकि चीन जो है वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर रहा है और अमेरिका की भी बड़ी कंपनियां जो है जा करके वहां पर अपना प्लांट लगाती हैं। लेकिन जैसे जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने वहां ट्रेड वॉर किया, टैरिफ को बढ़ाते चले गए, कुछ देशों पर 10% रखा, तो हो सकता है कि यहाँ चीन ने भी इस आतंकवादी घटना में कोई ना कोई सहयोग किया हो। जैसे उसके हथियार है या फिर जिस तरह से उसने यूएन में हिंदू आतंकवाद को या हिंदुओं के ऊपर जो नरसंहार हुआ उसको उन्होंने धार्मिक रंग देने से मना कर दिया। उसमें भारत का विपक्ष भी उसके साथ साथ में था, जबकि अमेरिका ने उस समय कहा कि यह इस्लामिक आतंकवाद था और हिंदुओं के विरुद्ध था। तो यहाँ पर चीन का जो हमें रवैया दिखाई देता है कि वो पाकिस्तान के बिल्कुल प्रो दिखाई देते हैं, उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं। इसी तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति ने अभी जो अरब देशों में यात्रा की है, मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर ये दबाव जरूर था कि अरब देशों में जाने से पहले वो जो है सीज फायर करवाएं, क्योंकि सऊदी अरब अमेरिका में एक बहुत बड़ा निवेश करने जा रहा है। और इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते कहीं ना कहीं सऊदी अरब ने ये कहा होगा कि आप हाँ, अब अरब देशों में आने से पहले जो है आप इस सीज फायर को करवा दीजिए, पाकिस्तान को थोड़ा सा लोन मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये सारे विषय रहे। एक पाक अधिकृत कश्मीर का जो विषय है, मुझे लगता है वो भी हमें युद्ध से न सुलझा सुलझा करके, जैसे हम बात करते हैं बलूचिस्तान की तरह, गृह युद्ध की तरह, उसको सेपरेट कर ले तो अच्छा है। लेकिन युद्ध में जाने से हमें पूरा बचना चाहिए। जी, धन्यवाद। बाकी के जो साथी हैं वो अपनी बात रख सकते हैं। बताइए भाई और लोग और। पवनजय जी या वैद्यराज जी, ज्ञानेन्द्र जी, आचार्य जी, कोई बोलना चाहें? बाकी के लोगों को बोलने के लिए आपने अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद। बाबा जी नमस्कार। बताइए। बताइए। बाबा जी, युद्ध जो है बहुत जरूरी चीज,
युद्ध से ही विकास होता है। बुद्ध हमेशा युद्ध से ही प्राप्त होते हैं। पहले सड़कें बनी तो ले जाने के लिए, उसके लिए जनमार्ग बना। हवाई जहाज का उपयोग पहले बम गिराने के लिए हुआ था, यात्रियों को ले जाने के लिए बाद में हुआ। पहले तलवारें बनी थी, तब हंसिया बनी। तो युद्ध तो चलते रहना चाहिए। यदि विकास करना है तो युद्ध लड़ते रहना चाहिए, लेकिन कोई चीज नकल से अच्छी नहीं होती। अपनी काबिलियत से भेदा हुआ लक्ष्य ही आपको सच्चा सैनिक बनाता है। दूसरे के पटाखे फोड़ने से आप जो है सिर्फ गरीब हो जाएंगे बस। वो कहीं से कोई युद्ध नहीं रहेगा। वह यह बताता है कि आपको मजबूर किया जा सकता है कि आपको युद्ध लड़ना पड़ेगा, हमारे पटाखे फोड़ने पड़ेंगे। और इस तरीके से कई बार विदेशी ताकतों ने हमें मजबूर किया है। हमारे उत्तर प्रदेश में सूर्य प्रकाश जैसे लुटिया चोर को रसिया ने AK-47 दे दिया था। मुख्तार अंसारी जैसे लुटिया चोर AK-47 ले लिए थे। कल्याण सिंह सरकार को विवश होना पड़ा, तो रसिया के AK-47 को अपने पुलिस बल को देना पड़ा। बड़ी खरीदारी उत्तर प्रदेश सरकार को करनी पड़ी। आज पुलिस वाले AK-47 लेके घूम रहे हैं, जिसका कोई उपयोग नहीं रहा। तो जब तक आप खुद अपने हथियार नहीं बनाओगे, तब तक युद्ध से कुछ भी पाना असंभव। भारत में पाकिस्तान की जो वर्तमान में पाकिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में क्या बात किया जाए। तो गया गुजरी स्थिति में है ही है। शुरू से जब से उसका निर्माण हुआ, वो अमेरिका के साथ में है। अमेरिका के साथ में रहने वाले कोई भी देश डेवलप नहीं हुए, सब बर्बाद ही हुए। भारत पाकिस्तान सीज फायर की शर्तें क्या भारत को जो चाहिए था वो हासिल हो पाया? भारत को तो युद्ध भी नहीं चाहिए था, लेकिन मजबूरी है, लड़ना पड़ेगा। मोदी जी ने बहुत कायदे से युद्ध भी लड़ लिया, सम्मान भी बचा लिया और युद्ध खत्म भी कर दिया। बहुत कम दिनों की लड़ाई लड़े, बहुत कम खर्चों की लड़ाई लड़े। अटल बिहारी वाजपेयी को इससे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। सीज फायर और विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप, विदेशी शक्तियों का हस्तक्षेप बना ही रहता है। जब आप कमजोर रहते हैं तो आपके घर में पड़ोसी का हस्तक्षेप रहेगा। उसके लिए हस्तक्षेप गलत नहीं है, उसके लिए आपकी कमजोरी गलत है। आपको खुद मजबूत होना पड़ेगा, तो हस्तक्षेप अपने आप बंद हो जाता है। भारत पाकिस्तान टकराव के बीच IMF द्वारा पाकिस्तान को दी गई सहायता, ये कोई सहायता नहीं। जैसे दुनिया को लूटा जा रहा है धन दे के, उसी प्रकार से अमेरिका जिसका सपोर्ट करता है उसके हाथ पैर काटता है। बर्बादी के लिए उसका एक और कदम। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, क्या अमेरिका अथवा चीन समर्थन करते हैं? पाकिस्तान एक अव्यवस्थित देश है जो अपने नेता नहीं चुन पाते हैं। जहाँ के लोग, जहाँ एक अच्छी सरकार नहीं बन पा रही है, जहाँ न लोकतंत्र हो पा रहा है, न सेना का शासन हो पा रहा है, वो डावाडोल स्थिति में है। वो क्या आतंकवाद करेगा? वो सिर्फ एक मोहरा है। और उसके एक मंत्री ने खुलेआम कैमरे पे स्वीकार किया कि हाँ, हम आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, अमेरिका के कहने पे बढ़ावा देते हैं। तो
उनके पास अपना कोई ताकत है नहीं, तो इसलिए वो कुछ कर सकते हैं, यह सोचना ही बेवकूफ़ी है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर किसका नियंत्रण है? जिसके पास अपना कुछ है ही नहीं, सिर्फ मोछें ही मोछें हैं, कुर्ता किसी और का है, पजामा किसी और का है, उसकी अपनी सिर्फ मोछें हैं, तो उसके परमाणु हथियारों का क्या कहा जाए। बलूचिस्तान को अलग करने का प्रत्यक्ष प्रयास कितना उचित, कितना अनुचित? बलूचिस्तान को अलग करने का प्रयास करना, या बलूचिस्तान के लोगों को कुछ न्याय मिल जाए, जैसे बांग्लादेश के लोगों को कुछ न्याय मिल गया, बाकी हैं तो वो सांप बिच्छू ही, क्योंकि ये लोग नहीं बुरे हैं। ये जो किताब पढ़ते हैं बुराई उसमें है। हर किताब, हर व्यक्ति जो किसी किताब को मानता है, उससे गंदा इंसान कोई हो नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की इच्छा है कि इंसान सर्वोपरि है, सबसे बड़ा है। मेरी आवाज जा रही है क्या? हाँ आ रही है, आप बीच में रुक गई। जी जी। आ रही है। इंसान सबसे बड़ा है, इसलिए किसी किताब के अनुसार चलना अपने आप को गुलाम बनाने जैसा है। ये इंसान के ऊपर एक भद्दा मजाक है, जिसे हर इंसान को समझना चाहिए और किसी भी किताब को नहीं मानना चाहिए। किताब आपके विचार विमर्श को, आपकी मनोस्थिति को अच्छी करने का एक कारण है, उसकी गुलामी कतई स्वीकार नहीं करना चाहिए। किताब बस एक किताब ही है, चाहे वो जो हो। सीज फायर पे भारत में विपक्ष की प्रतिक्रिया। विपक्ष का कोई औचित्य है नहीं हिंदुस्तान में इस समय, चाहे प्रतिक्रिया, उसका कोई मतलब की में है। बिल्कुल दुनिया, अगर संभार पूरी दुनिया में चालीस हो रहे हैं, तो क्या ही वार रहा है। और इस तरह से हमारे राजा तलवार और अपनी भुजाओं को ठोंक रहे थे, और कुछ लफंगे तोप बाल लेके आए और उड़ा ले गए। उसी तरीके से हम ट्रेड को नहीं समझे। आज जमीन कब्जा करना इंसानों को गुलाम बनाने की जरूरत नहीं, आज वैसे ही आप गुलाम हैं। आप अमेरिकी बनाई हुई सड़कों चलते हैं, उनके बाद बेचे हुए तेल उपयोग करते हैं, उनकी कनियों में करते हैं, उनके बनाए हुए प्रोडक्ट का उपयोग करते हैं। आप वैसे ही गुलाम हैं ट्रेड के जरिए। और अगर भारत कंपनियां कुछ ट्रेड वार में कोई सरसरस है, तो वो इतिहास के पोरस योद्धा हैं। ये कुछ रणपुरे हैं जो राणा प्रताप रसांगा तरह अपनी कंपनियों लेके लड़ रहे हैं, और हम भारतीय उनके प्रोडक्ट को, उनको भला बुरा कहते हैं और हेल्प न कर रहे। आज इतिहास में कहते हैं कि फांसी के लिए संभाली खड़े, अगर एक थर मारे होते तो शायद कभी जा न कर पाते हिंदुस्तान। वो हाल आज भारतीय सिर्फ देख रहे हैं। ट्रेड वार में अपने भाइयों का हम कतई कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, और ना किसी कंपनी का बहिष्कार कर रहे हैं। वो प्लास्टिक का ही लड़ा जा रहा है और हम लोग सिर्फ ताली बजा रहे हैं, क्योंकि हमारे समझ में ही नहीं आ रहा। अभी भी हम सेना, जमीन, गुलामी की बात सोच रहे हैं, जबकि चार उससे आगे निकल चुका। अमेरिकी राष्ट्रपति का अरब देशों में यात्रा और भारत पर सीज फायर का दबाव। अब अरब देशों की यात्रा के नाते या उनकी कूटनीति कुछ भी हो, ये तो भारत जरूर की सीज फायर हो जाए। और मोदी जी ने अच्छा किया, जिसकी क्रेडिट लेने के लिए ट्रंप उत्सुक
गए और उन्होंने अपना क्रेडिट लेने का प्रयास किया। बाकी जरूरत भारत की थी युद्धात्मक। पाक अधिकृत कश्मीर को युद्ध के माध्यम से भारत में मिलाना, क्या यह उचित होगा? जब तक पाक के पास युद्ध के साजो सामान नहीं है, तब तक युद्ध के बारे में सोचना ही बेवकूफी है। तो इसलिए जो है, अब चाहे वो कश्मीर हो, चाहे जो कुछ भी हो, पहले तो आप दुरुस्त कर पाइए, तब उस बारे में कुछ सोचिए। धन्यवाद बाबा जी। अन्य कोई साथी अपनी बात रखना चाहेंगे? मैं कुछ कहता हूँ भाई साहब। जी ज्ञानेंद्र जी। कह कह तो भाई साहब बहुत सारे पढ़ गए हैं और लगभग सभी ने उन विषयों पर कुछ ना कुछ कहा है, और मुझे लगता है कि सभी विषय पर बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आ, मैं पाक अधिकृत कश्मीर और बलूचिस्तान को लेकर कुछ कहना चाह रहा था। पत्ता गोभी की सब्जी है, अगर वो कम लगे तो इसमें डलता है। ऐसा है कि पाकिस्तान ने, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कह रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पर पूरी दुनिया में वह आजाद कश्मीर के नाम से जाना जाता है। आजाद कश्मीर पे भले पाकिस्तानी फौज ही है, और पाकिस्तान एक आजाद कश्मीर को भी बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल कर रहा है आतंकवादी गतिविधियों को संचालित करने के लिए। लेकिन फिर भी हमें दुनिया के आधार पर यह गुणागणित समझनी होगी कि किस प्रकार हम पाक अधिकृत कश्मीर को हैंडल करें। इसके पहले भी पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो ही चुका है। जितनी बार युद्ध हुआ है, क्या उतनी बार हमने जमीनें उनकी नहीं कब्जा की हैं? कहा जाता है कि दो दो बार हम पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुस गए, फिर वो जमीनें हमें छोड़नी क्यों पड़ी? ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं जिनके आधार पर, चाहे वो वैश्विक दबाव की बात हो, चाहे सामरिक दृष्टि से बात हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से बात हो, लेकिन कुछ पेच तो अवश्य है कि दो दो बार हमारा पाकिस्तान के साथ ऐसा युद्ध हुआ जिसमें हम पाकिस्तान में काफी अंदर तक घुस गए, लेकिन मिला हमें कुछ नहीं। हम इस बार अगर यह अपेक्षा करके चल रहे हैं कि युद्ध से ही हम सब पा जाएंगे, तो यह सब वही ख्याली पुलाव है जो विपक्ष आज बना रहा है। वास्तव में युद्ध से मिलने वाला होता तो मेरे ख्याल से लगभग 67 और 73 वाले युद्ध में ही जो हुआ था, उसी युद्ध में ही हम उसको पा गए होते। आज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत का होता, लेकिन हम लगातार जितनी भी बार उसकी जमीनों पे हम कब्जा किया, हमको छोड़ना पड़ा। इसका मतलब मामला कुछ और है, कुछ कूटनीतिक मामला है। पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर को लेकर के, कश्मीर के मुद्दे को लेकर के भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करता रहा, और लगभग हर मंच पर विश्व के अपनी दरिद्रता को, या यह कह लीजिए अपनी बेचारगी को, अपने कौम के लिए युद्ध को वो जायज ठहराता रहा कश्मीर को लेकर। पूर्ववर्ती सरकारों की जो नीतियां रही, वह तो हम अभी भी देख रहे हैं, विपक्ष में बैठ करके वह युद्ध की बात कर रहे हैं। और जब युद्ध की बात तब कर रहे हैं जब सीज फायर अनाउंस हो चुका है। सीज फायर के पहले जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय नो और ट्रेंड कराया जा रहा था उन्हीं लोगों के द्वारा, ट्रेड कराया जा रहा था उन्हीं लोगों के द्वारा। मतलब जिस समय युद्ध चल रहा था, उस समय भारत को इसलिए बदनाम किया जा रहा था, या सरकार को इसलिए बदनाम किया जा रहा था कि हम युद्ध पिपासु हैं। और जब हमने संधि कर ली या सीज फायर कर दिया, हमने युद्ध विराम को घोषणा कर दी, तब हम इसलिए गड़बड़ हो गए क्योंकि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं।
तो विपक्ष की किसी बात पे सहमत होना या असहमत होना, मुझे लगता है कि दीवाल पे सर मारने जैसा ही एक कोई मुहावरा रच देना चाहिए आजकल के बुद्धिजीवियों को, कि विपक्ष को हम कुछ समझाने की या विपक्ष से कुछ सार्थक पहल की उम्मीद कर रहे हैं। तो परिस्थितियां जो आज कश्मीर, जो पाकिस्तान में है, इस युद्ध ने, मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर को जो मिलना चाहिए था उससे कई गुना ज्यादा मिला। मतलब हमने आतंकी कैंप तबाह कर दिए, जो आतंकवादी भारत पर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाए रहते थे या भारत के लिए सरदर्द बनते थे, आज वो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, अपनी मौत की भीख मांग रहे हैं सरकार से। पूरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत एक सशक्त राष्ट्र बन के उभरा है और यह भी संदेश देने में सफल रहा है कि हम आतंकवाद को टॉलरेट नहीं कर सकते। अब अपने नागरिकों की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। यह विश्व को बता पाने में पूरी तरह से भारत सफल रहा। भारत, ब्रिजेश जी ने जो कहा कि हमने किसी भी आतंकवादी घटना को युद्ध के तरीके ट्रीट करेंगे, ये निश्चित तौर पे बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा, उसी के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। अगर हम युद्ध पिपासु हैं तो हमारे पास पाने को बहुत कम है, होने को बहुत ज्यादा है। हमें कूटनीतिक डिप्लोमेटिक टेबल्स पर हल की जाने वाली समस्याओं पर बेमतलब का युद्ध नहीं खेलना, युद्ध नहीं थोपना चाहिए। वैश्विक परिस्थितियों में हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख करके कूटनीतिक निर्णय लेने चाहिए। मैं अपनी बात इसी पर समाप्त करूं। चलिए और बताइए। हेलो। आप बताइए। सभी विद्वद्गण साथियों का अभिनंदन है। बातें जो है सभी विद्वद्गण ने बड़ी विस्तार से रखी है, लेकिन फिर भी कुछ मैं भी अपना विचार दे रहा हूं। जो भी आज जो 22 अप्रैल को हमारे जो 26 पर्यटक को और धर्म के आधार पर चिन्हित करके, और उसमें जो है नवविवाहिता भी थे, उनको जो टारगेट करके और उनकी हत्या की गई, ये निहत्थों पर जो हथियार के द्वारा कायराना हरकत किया गया, ये विश्व स्तर पर इससे कोई शर्मसार घटना हो ही नहीं सकता है। तो वैसे तो जो वाजपेयी जी के समय में कारगिल युद्ध हुआ था और परवेज मुशर्रफ के साथ ही आगरा के ताज होटल में समझौते की बातचीत हुई थी, जिससे कि सरहदे नाम से बस जो है खुद वाजपेयी जी लाहौर तक यात्रा करके और बस का जो परिचालन किए थे। लेकिन इसके बाद परवेज मुशर्रफ विश्वास में लेकर और कारगिल के ऊपर अपना झंडा फहरा दिया था, जो चरवाहे के हिसाब से पता लगा था। और उस समय वाजपेयी जी के समय में फिर युद्ध हुआ, जिसमें हमें, क्योंकि वो ऊपर पहले से थे, काफी क्षति भी उठानी पड़ी थी, लेकिन उनको काफी मुंह की खानी पड़ी।
उस समय से ही पाकिस्तान ये समझ गया है कि हम युद्ध करके तो भारत से फरह नहीं पा सकते हैं। तब जो है वहां के जो 4 हुक्मरान हमको समझ में आते हैं। एक तो सेना है और एक जो राजनीतिक रूप से चाहे प्रधानमंत्री हैं या राष्ट्रपति हैं, मंत्रिमंडल है। दूसरा जो है ये आतंकवादी हैं और तीसरा जो है सो चौथा जो है सो धर्मगुरु। लेकिन हमें समझ में आता है कि सारा डील जो है वहां का और सारी जो भी कार्यक्रम है वो बिना वहां के जो धर्मगुरु हैं उनके इच्छा के अनुसार ये तीनों कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो धर्मगुरु जो हैं ये पूरा जो आतंकवादी हैं इनको पालन पोषण करते हैं और इसके लिए सरकार को, सेना को भी उनको ट्रेनिंग देने के लिए और आर्थिक सहायता देने के लिए भी मजबूर करते हैं। और ये एक योजना बना करके हैं कि हम डायरेक्ट और प्रत्यक्ष रूप में युद्ध करके तो हम फरह नहीं पा सकते हैं, इसलिए हम आतंकवाद के द्वारा छद्म युद्ध जो है वो चलाते रहना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने जो है ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा आगे बढ़ करके किया, जो बर्दाश्त से बाहर किसी भी राष्ट्र की अस्मिता पर है। और इसमें जो चीन है या अमेरिका है या जो भी महाशक्ति हैं या फ्रांस है, ब्रिटेन है या रशिया है, कोई भी शक्ति है, वो भारत की जो विकास की जो प्रगति तीव्र रूप से चल रही है और ये आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है तथा दूसरों को भी कुछ निर्यात करके और अपना आर्थिक स्थिति मजबूत करने की ओर बढ़ रहा है, वो सारे महाशक्तियों को खटक रहा है। वो सामने से तो अवश्य कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन अंदर अंदर वो इसकी प्रगति में बाधा उत्पन्न करने के लिए और इसको आर्थिक रूप से तोड़ने के लिए जो भी देश, चाहे वह चीन हो या पाकिस्तान हो या बांग्लादेश हो, चाहे जनसंख्या विस्तार हो या किसी भी प्रकार से राष्ट्र के अंदर उपद्रव हो, ये उन लोग अंदर से चाहते हैं लेकिन बाहर से प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते हैं। काहे कि हमारे देश की जो आज कूटनीतिक ताकत भी और जो हमारी सैन्य ताकत है, आर्थिक रूप से तकनीकी ताकत है, ये सारा जो है वो काफी प्रगति से बढ़ रहा है। तो बाकी जो भी चर्चाएं हुई या जो सरकार ने लड़ने से बहुत सारी शक्ति का या आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा हमारा ही होगा, राष्ट्र का होगा, उनका तो है कि हुआ तुरंत दूसरे के पास कटोरा लेके पहुंच जाएंगे, गिरगिलाएंगे और वो अपने लिए, चाहे उनका कोई चाइना जमीन ले ले या कोई खदान ले ले, जो भी है वो देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमको आप कर्जा दीजिए। लेकिन हम उस हिसाब से चलने वाले राष्ट्र में नहीं हैं। और हमारा जो विपक्ष के मानने में है, तो हमने जैसा सामाजिक जो व्हाट्सएप वगैरह में है जो पढ़ा कि हमारे जो विपक्ष के कुछ लोग हैं जो कि यूएन में शायद गवाही दिए हैं कि जो भी अभी आतंकवादी हमला 22 अप्रैल को हुआ है वो धर्म को टारगेट बना करके नहीं हुआ है, धर्म का पहचान करके नहीं हुआ है, जो कि वो साक्षात देख रहे हैं कि ऐसा हुआ है। और ऐसा हमारे ही राष्ट्र के कुछ विपक्षी राजनीतिक दल की गवाही पर
इस चीज को वहां पर जो यूएन में प्रस्ताव रखा था उसमें से इसको निकाल दिया गया है कि धर्म के आधार पर वहां पर आतंकवादी हमला हुआ है। आतंकवादी हमला हुआ है लेकिन ऐसा टारगेट करके नहीं हुआ है, जो बहुत ही शर्म की बात है और बहुत ही ऐसा करना जो है वो हमारे राष्ट्र के हित में नहीं है। जो भी किया हो, अब सत्यता और कितना है इसको मैं नहीं कह सकता हूं। तो जो भी बाकी जो है, जो हमारी सरकार है, वो सारी शर्तों पर जो है उनको झुका करके और किया है। और जो सीज फायर भी था वो 18 तारीख तक ही था। इसके बाद अगर वो किसी प्रकार का जो दोनों राष्ट्रों के जो अधिकारियों के साथ वार्तालाप होकर के हुआ है, अगर वो उल्लंघन करेंगे या अबर बार साफ कह दिया गया है कि भाई हम आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको इसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं और साथ ही इसको विस्तार देंगे। धन्यवाद जी। आइए सुनील देव जी। प्रणाम बाबा। आप प्रणाम भाई, बताइए। नमस्कार। देखिए, जो युद्ध की बात है या जो पाकिस्तान की बात है वो लगभग सब लोगों ने कही है। मैं थोड़ी सी दो तीन बातें और कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो विचार ये करना है, जहां जो स्थिति है पाकिस्तान जो करता है, अभी पीछे जब फौजियों पर आक्रमण हुआ था, यानी उसमें 40-42 फौजी मारे गए थे, उसके बाद में कड़ा प्रतिरोध जो है वो भारत ने दिया था। उसके बाद में 4-6 साल ये घटना लगभग नहीं हुई थी, शायद 19 में ये घटना हुई थी, और 19 के बाद अब तक घटना नहीं हुई। उसके बाद में हमने देखा कि पुनः ये घटना हुई। लेकिन यह विचार करने की बात यह, क्या पाकिस्तान के पास इतनी ताकत है जो वो आतंकवादी भेज सके या भारत से टकरा सके या भारत से सीधे सीधे जो आतंकवादियों के रूप में बार बार हानि पहुंचाता है? तो क्या पाकिस्तान की ये अपनी ताकत है या किसी दूसरे की ताकत है? मैं समझता हूं पाकिस्तान की अपनी ताकत नहीं है। मैं एक बात और कहूंगा कि यदि रूस भारत के साथ न हो और रूस भारत के साथ खड़ा ना हो हर स्थिति में, चाहे वो 71 के देख लीजिए, शुरू से देख लीजिए आज तक, भारत को टुकड़े करने में 2 दिन नहीं लगेंगे। चाहे वो अमेरिका हो या चीन हो या कोई और, भारत के पक्ष में कोई देश भी खड़ा नहीं होगा। चाहे वो नेपाल वगैरह छोटे छोटे देश हैं, इनकी तो कोई स्थिति नहीं है, ना कोई इनकी मान्यता है, श्रीलंका जैसे या जो छोटे देश हैं। रूस यदि भारत के साथ खड़ा ना हो तो अमेरिका और चीन जैसी जो शक्तियां हैं और भी जो लोग हैं, कुछ देश उनके साथ आकर के 2 दिन में भारत के टुकड़े कर देंगे और भारत को घुटनों पर ला देंगे। बहुत कड़ी बात है। दूसरी बात है, 71 का युद्ध हमारे सामने था ही। अगर रूस नहीं आता तो अमेरिका ने क्या किया था, और अपना जो है जहाज वगैरह उन्होंने सब भेजे ही थे। एक बात और कहूंगा, मैं कोई देश ऐसा नहीं देखता भारत के सिवा जहां पर भारत तेरे टुकड़े होंगे। अमेरिका का कोई नागरिक, अमेरिका का जो अमेरिका में पैदा हुआ हो, अमेरिका की नागरिकता उसके पास हो, वो ये कहता हो कि अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे। और ना ही मैं किसी देश में ऐसा विपक्ष देखता हूं कि जो आ, दूसरे देश की बात करता हो अपने देश में खड़े होकर के। इस समय जो आतंकवादी हमला हुआ था उसमें एक अच्छी बात हम ये देख रहे हैं कि वो अच्छी बात का मतलब ये है कि वो नागरिकों पर हुआ था हमला, इसलिए इस विपक्ष की मजबूरी बन गई थी सरकार के साथ खड़े होने की। और उसकी नहीं तो जैसे पहले सबूत मांगे थे फिर से सबूत मांगते, क्योंकि सीधा सीधा ये वोट बैंक राजनीति से जुड़ा था कि यदि इस समय जो हमला हुआ है वो भारत के नागरिकों को टारगेट किया गया है, वोटरों को टारगेट किया गया है, यदि हम विपक्ष इस तरह के पक्ष में आते हैं खुल करके
तो हम जो विपक्ष की एक भूमिका है और भारत की जनता के निगाह में या भारत की समझ में हम देशद्रोही जो है सिद्ध हो जाएंगे। तो ये मजबूरी थी उनकी साथ खड़े होने की और कई चीजें लेने की। दूसरी एक चीज मैं और कह करके, मैं नहीं समझता कोई भी देश शांत रह सकता है या कोई देश बहुत आगे तक जा सकता है। जब मैं विश्व ग्लोबल की बात करता हूं, विश्व के सारे देशों की बात करता हूं, उसमें भारत को केवल एक पाता हूं जो दूसरी भाषा को मानता है, दूसरे के जो वामपंथी कम्युनिस्ट विचारधारा जो इतिहास लिखा गया है उनको मानता है, अपने इतिहास को सही नहीं मानता। तो मैं एक बात कहना चाहता हूं, जिस देश में, जैसा कि कुछ बोला, मेरा अपना मानना है, जिस देश का एक ईश्वर नहीं होता, जिस देश का एक धर्म नहीं होता, जिस देश का एक भाषा नहीं होती और जिस देश का एक ग्रंथ नहीं होता, वो देश ना तो बहुत ज्यादा उन्नति कर सकता है, वो देश बहुत ज्यादा ना तो विश्व के लेवल पर, ठीक है, मोदी जी का व्यक्तिगत प्रयास है जो उन्होंने प्राप्त किया है, कैसे प्राप्त किया है हम सब देखते हैं। टैक्स को बढ़ाया गया, बहुत सारी चीजों को लाया गया, लेकिन हाँ एक हब बना है भारत, इसका मैं पक्ष बिल्कुल मजबूत रखता हूं। दूसरी एक चीज देखता हूं कि भारत ही एक ऐसा देश है जहां कर्मभूमि यहाँ की है, जन्मभूमि यहाँ की है, लेकिन पूजा स्थली कहीं दूसरी जगह है। वो देश के लिए कभी अपना राष्ट्र के रूप में या अपनी माता की भूमि के रूप में, जो मेरी कि ये भूमि मेरी माता है, वो कभी नहीं देखेंगे। उसका एक ही कारण होता है, जहां व्यक्ति का तीनों चीजें एक होती हैं, जन्मभूमि यहाँ की है, कर्मभूमि यहाँ की है और पूजा स्थली यहाँ की है। आप देखेंगे मुस्लिमों के पक्ष में तो उनकी जन्मभूमि यहाँ है, कर्मभूमि यहाँ है, लेकिन पूजा स्थली मक्का मदीना है। ईसाइयों को देखेंगे तो जन्मभूमि यहाँ है, कर्मभूमि यहाँ है, लेकिन पूजा स्थली जो है वेटिंगटन, जो सबसे बड़ा मतलब चर्च का उनका वो है, वहां से है। तो ये स्थितियां भी जो हैं, क्योंकि ये महापुरुषों ने बातें रखी हैं कि जिस देश का कोई भी धर्म नहीं है, जिस देश का कोई मान्यता नहीं है, जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं है, जिस देश का अपना कोई ग्रंथ नहीं है, जैसे हम संविधान को ग्रंथ मानते हैं इस लोकतंत्र की अवस्था में, तो वहां पर एक रूपता एक स्वरूपता नहीं बनती। और जो विपक्ष के रूप में हम देखते हैं, मैं 10 सेकंड की बात कह के, मैं भारत के सिवा कोई, हाँ अमेरिका में या फिर अन्य देशों में हो सकता है कि बाहर के लोग जाकर के कोई उपद्रव करें, बाहर के लोग जाकर के उसमें अशांति फैलाएं, ऐसा तो मिलता है, लेकिन वहां का नागरिक मैं नहीं देखता कि वो कहता हो कि चीन तेरे टुकड़े होंगे, जापान तेरे टुकड़े होंगे, अमेरिका तेरे टुकड़े होंगे। वो भारत ही मात्र एक ऐसा देश है जहां पर कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईशा ईशा अल्लाह, और उसके बाद उसका समर्थन करने वाले भी लोग मिल जाते हैं। जी धन्यवाद। जी और बताइए। नकेश शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बताइए। कोई और साथी कुछ रखना चाहेंगे? नहीं तो फिर मुनि जी से हम लोग जो है विषय को आगे बढ़ाएंगे। बाबूजी तब तक आप रख दीजिए। देखिए, चर्चा तो बहुत विस्तार से हो चुकी है। मैं थोड़ा सा एक दो बातें और इस विषय पर आपके सामने रखूंगा। पहली बात तो यह है हमारे सामने कि वर्तमान वैश्विक जो परिस्थिति है, दुनिया की परिस्थिति, वह युद्ध को बढ़ाने की अनुमति नहीं देती है। जो विश्व युद्ध पहले हो चुके हैं उनके परिणामों से दुनिया भयभीत है। और इसलिए हटाएं तो क्या क्या हटाएगा? बताइए मीनाक्षी जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?
ये लगाया था सुनने को, अब देखते हैं। रॉबिन जी, नकेश जी का माइक बंद कर दीजिए। अच्छा, तो मेरे विचार से दुनिया युद्ध के विस्तार के पक्ष में नहीं है। फिर भी अगर मजबूरी आती है तो वह एक अलग बात है। तो यह मैं वर्तमान स्थिति आपको बता रहा हूं। युद्ध 100% जीतने की संभावना दिखती है, 100%। रूस इस बात को अच्छी तरह जानता था कि हम 12 घंटे में यूक्रेन को जीत लेंगे। यूक्रेन भी जानता था कि हम 12 घंटे में हार जाएंगे। अमेरिका भी जानता था। आप याद करिएगा कि 12 घंटे के अंदर अमेरिका ने जेलेंस्की को भागने के लिए विमान भेजा था, और देख लीजिए 3 साल बीत गया। इसलिए युद्ध मजबूरी में ही लड़ना चाहिए, खासकर उस परिस्थिति में जब आपकी जो परिस्थितियां हैं वो व्यापारिक हों। अभी दुनिया में ताकत की तुलना में व्यापार, वैश्य प्रवृत्ति का अधिक बोलबाला है। एक बात तो ये समझने की है, लेकिन एक बात और समझिए कि भारत ने आतंकवादियों को मार दिया और लगभग बात समाप्त हो गई थी। सारी दुनिया जानती थी कि भारत ने आतंकवादियों को मार दिया है। हम भी समझते थे कि बात खत्म हो गई। अब न पाकिस्तान कुछ करेगा न भारत कुछ करेगा। लेकिन एकाएक, और भारत के रक्षा मंत्री भी जानते थे कि खत्म हो गया सब मामला, एकाएक आक्रमण करने का निर्णय क्यों हुआ? यह निर्णय परिस्थिति जन्य था या कोई सैद्धांतिक निर्णय था? मेरे हिसाब से परिस्थिति जन्य नहीं था। मतलब पाकिस्तान ने भारत पर कोई ऐसा बड़ा हमला नहीं किया था जिसके कारण भारत को जवाब देना पड़ा, बल्कि लगता है कि उसने छुटपुट हमले किए और भारत ने सोची समझी किसी योजना के अंतर्गत वो आक्रमण किया। वह योजना क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से भारत वर्तमान समय में दुनिया से कंपटीशन कर रहा है, खासकर अमेरिका और चीन से। तो भारत को यहां ये प्रयोग करना था पाकिस्तान पर, और भारत अपने हथियारों का प्रयोग करके दुनिया को यह दिखाना चाहता था कि हमारे पास ऐसे ऐसे शस्त्र हैं, इन शस्त्रों को तुम हमसे खरीद भी सकते हो। हमारे पास भी चाइना और अमेरिका के सरीखे अनेक प्रकार की उन्नत तकनीक बढ़ती जा रही है। कब भारत प्रयोग करके दिखाता अपने शस्त्रों को? तो भारत ने एक तीर से दो शिकार किए। पाकिस्तान को अपनी ताकत दिखा दी। ताकत तो पाकिस्तान को पहले दिन ही दिखा चुके थे।
जब सफलतापूर्वक मार करके चले आए, और मारे भी किस तरह, एक ही खानदान के 14 आदमी मर गए उसमें, इतना सटीक हमला। तो ताकत तो पाकिस्तान को दिखा दिए थे, लेकिन उस समय पाकिस्तान को अपने शस्त्रों की ताकत नहीं दिखाए थे, नहीं दुनिया को। दुनिया को इस बात की ताकत दिखाए थे कि हम कितना सटीक कर सकते हैं। मतलब हमने सिर्फ उसी को मारा जिसको मारना था। तो हमारी गुप्तचर एजेंसियां कितनी मजबूत हैं, यह हमने दुनिया को दिखा दिया। लेकिन हमारे शस्त्रों में कितनी ताकत है, यह तो उस दिन नहीं दिखा सके। और इसके लिए दूसरा दिन चुना गया कि हमारे पास इस तरह के ऐसे ऐसे भी शस्त्र हैं। और उसके बाद सीधा सीधा पाकिस्तान, जो एक दिन 2 दिन पहले हम खून की नदियां बहा देंगे, हम परमाणु बम का उपाय कर रहे हैं, हमारे पास ऐसी ताकत है, हम ऐसी ताकत, जो इस तरह सेखी बगा रहा था, वही पाकिस्तान इतना गिरा कि आखिर चाइना को भी, चाइना की तो रणनीति थी, अमेरिका को भी दया आई होगी, या अमेरिका ने सोचा होगा कि भाई भारत को भी किसी एक सीमा से आगे मदद करना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अमेरिका की नजर में भी भारत अब भिखमंगा राष्ट्र नहीं है। भारत अब कंपटीशन कर रहा है अमेरिका और चीन से। तो भाई कंपटीटर के बारे में तो बहुत सावधान रहना पड़ता है। तो अमेरिका ने अपनी सावधानी से भारत पर चाहे दबाव डाला या समझाया या जो भी हुआ, अंदर अंदर क्या हुआ हमको नहीं पता है, लेकिन वो भारत किया। यह भी हो सकता है कि भारत अपना सारा करने के बाद भारत ने ही सोचा हो कि सीज फायर कर दो, अमेरिका से बात किया हो कि अब हो गया, हमको अब नहीं लड़ना है। कहाँ होगा भाई, बातचीत तो चल ही रही थी दिन भर। दिन भर सारी दुनिया भारत से भी कह रही थी कि मत लड़ो, पाकिस्तान से भी कह रही थी मत लड़ो, पाकिस्तान तो गिड़गिड़ा ही रहा था। तो भारत ने भी कह दिया होगा कि हाँ ठीक है, नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए मेरे विचार से भारत ने एक रणनीतिक तरीके से सारे युद्ध को देखा है। एक बात और सोचिएगा, क्या पाकिस्तान से युद्ध करना अधिक जरूरी है या अपनी आर्थिक और सामरिक स्थिति को मजबूत करना ज्यादा जरूरी है? हेलो। पाकिस्तान जैसा जो राष्ट्र है, पाकिस्तान हमारा कंपटीटर नहीं है। पाकिस्तान तो एक चूहा है जो बीच बीच में आकर के परेशान कर देता है। हमारा कंपटीशन तो मुख्य रूप से चाइना से है, हमारा कंपटीशन अमेरिका से है, और कुछ हमारा कंपटीशन रूस से भी है। क्योंकि रूस से भी हम यूक्रेन के मामले में बराबरी का व्यवहार कर रहे हैं रूस के साथ। हम एकदम से यूक्रेन के खिलाफ जाकर के रूस का समर्थन नहीं कर रहे हैं। रूस ने भी अभी पाकिस्तान की लड़ाई में खुल करके भारत का साथ नहीं दिया। कैसे देगा जब आप ही उसके साथ नहीं हैं? तो ये सब चल रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में हमको युद्ध करना प्राथमिकता होनी चाहिए
या अपनी अर्थव्यवस्था और सामरिक स्थिति को मजबूत करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए, यह विचारणीय विषय है। और मेरे विचार से युद्ध करना हमारी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। हमारी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि लोग लड़े और हम पंच बने उसमें। लोग हमसे कहें कि हाँ आप निपटाओ, ये नहीं कि हम लड़े और वो लोग पंचायत करें। ये कौन सी बुद्धिमानी का काम होगा? जो लोग कहते हैं लड़ जाओ, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। देखिए, युद्ध की अपेक्षा अकल का ज्यादा महत्व है, और इसलिए शक्ति की तुलना में बुद्धि को महत्वपूर्ण मानना चाहिए। और वर्तमान में भारत सरकार ठीक इस दिशा में चल रही है। तो यह बात, एक बात और शॉर्ट में और बता दूं मैं कि भारत आतंकवाद के बहाने कश्मीर को लेना चाहता है, या भारत आतंकवाद से लड़ रहा है? जब तक भारत आतंकवाद से लड़ रहा है तब तक दुनिया अलग दृष्टि से देख रही है, और जिस दिन आप पाकिस्तान से लड़ना शुरू कर देंगे तब दुनिया अलग दृष्टि से देखने लग जाएगी। तो कहीं दुनिया के सामने यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि हम आतंकवाद से नहीं लड़ रहे हैं, हम आतंकवाद के बहाने पाकिस्तान से लड़ना चाहते हैं। अगर यह संदेश जाएगा तो मेरे हिसाब से यह घातक होगा। एक बात और सोचिएगा कि भारत के सभी विपक्षी दल, चाइना पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है, तुर्की पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा है, अजरबैजान भी खड़ा है। भारत का कोई विपक्षी दल चाइना, तुर्की के खिलाफ कोई प्रस्ताव नहीं पारित कर रहा है। किसी को इस बात का कष्ट नहीं है कि चाइना और अजरबैजान और तुर्की क्यों पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। सबको इस बात की तकलीफ हो रही है कि अमेरिका क्यों दखल दे रहा है। तो आप जरा विचार करिए। आज आपको एक बता देते हैं जानकारी के लिए कि पाकिस्तान इस बात पर गंभीरता से सोच रहा है कि हम इस लड़ाई को, भारत पाकिस्तान की लड़ाई न रहकर कश्मीर के मामले को हम चाइना को सौंप दें। अगर पाकिस्तान ने कुछ पैसा लेकर के अगर कश्मीर के उस भाग को चाइना को दे दिया या आधा हिस्सा भी दे दिया, तब आपकी क्या स्थिति होगी उसके बाद? जो संभावना दिख रही है अब आज से, एक बात बहुत अच्छी है कि भारत के लगभग सभी मुसलमानों ने उम्मीद से हटकर भारत सरकार के पक्ष में खड़े रहे। कुछ लोग कह सकते हैं कि उनकी नीयत खराब है, फलाना ढिकाना, वो तो कहने की भाई जो कहते हैं उनकी आदत है, उस आदत से हमको कोई मतलब नहीं है। उम्मीद रही थी कि भारत का मुसलमान इस तरह खड़ा होगा। तो भारत के सारे विपक्षी दल और भारत के सभी सांप्रदायिक तत्व एक स्वर में भारत के साथ खड़े रहे। और पाकिस्तान का क्या हाल है आपको बहुत सुन करके आश्चर्य होगा।
इस लड़ाई के 2 दिन 3 दिन पहले जेल में इमरान खान के साथ जो गंदा व्यवहार हुआ, उस व्यवहार को न इमरान भुला पा रहे हैं न वहां का विपक्षी दल। मैंने सिर्फ एक शब्द प्रयोग किया है आपके सामने कि जो जेल में इमरान के साथ गंदा व्यवहार हुआ। तो आज अगर पाकिस्तान को यह पता होता ये जो पहलगाम की घटना हुई है उसके पहले की 2-3 दिन पहले की बात है, वहां का विपक्षी दल तो बौखलाया हुआ है एकदम सरकार के साथ। इसलिए मेरे विचार से विपक्षी दल इस बार, मुझे लगता है कि शायद पहली बार, नहीं तो अभी इसके पहले जो हुआ था आक्रमण, उसमें तो राहुल गांधी ने और सबने प्रश्न उठा दिए थे कि सेना ने एयर स्ट्राइक की है, इसका क्या प्रमाण है, सैनिक सब, वो सब क्या क्या ड्रामा हुआ था। इस बार हमारे विपक्षी दलों ने सबक लिया है और उन्होंने एक अलग लाइन ली, जिस लाइन के लिए वो बधाई के पात्र हैं। यह अलग बात है कि युद्ध रुक जाने के बाद फिर वो पक्ष विपक्ष तो चलता ही रहेगा, उसके बारे में हमको कुछ नहीं कहना है। ये मैंने आपको कुछ मोटी मोटी बातें बताई हैं। चलिए आप और बताइए, कोई प्रश्न और करिएगा। भाई देखिए, विषय तो बहुत लंबा है ही। बताइए कोई बात आप लोग। हम यहाँ पे एक बात कहना चाहते हैं कि इस मामले में एक चीज देखने में आई कि रूस जो हमारा सहयोगी रहा है हमेशा से, इस मामले में वो तटस्थ रहा, उसने हमारा साथ नहीं दिया, जो कि एक चिंता की बात है। हमें इस पे देखिए विपुल जी, रूस जो है वह चीन का भी अच्छा मित्र है, ये भी ध्यान देना चाहिए। और हाँ, रूस जो है वो पाकिस्तान को भी हथियार भेजता है। वो ठीक है, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है जो कि देखिए, हथियार हथियार रूस रूस ने किसी को दिया नहीं है, हथियार बेचा है। तो हथियार तो अभी अभी भारत ने भी सारे रूस के खिलाफ वालों को, यूक्रेन को हथियार बेचा है। विपुल जी का माइक खुला हुआ है, आवाज साफ नहीं आ रही। हाँ बताइए भाई, और कोई बात। एक बात और मुझे बोलना है हाँ, कि पाकिस्तान की ताकत उसके हथियार नहीं है। पाकिस्तान की ताकत है हिंदुस्तान में रहने वाला 20 करोड़ मुसलमान। हाँ तो पाकिस्तान के यहाँ ताकत था भारत का मुसलमान। नहीं है, अभी है वो, नहीं, अभी अब नहीं है। नहीं, अभी है आज वो। हमारे भारत के मुसलमानों ने पाकिस्तान के विरुद्ध, आप ये बताइए कि अभी जो प्रतिनिधिमंडल जा रहा है उसमें भी तो शामिल है ओवैसी। आज का मुसलमान अल्तकैया कर रहा है। विपुल आज जी, का मुसलमान है वो अल्तकैया कर रहा है, वो आपके साथ नहीं है वो। और कोई प्रश्न किसी का और बताइए। बाबूजी मैं एक लाइन कहना चाहूंगा। हाँ, मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा फायदा हुआ है कि हमने अपने हथियारों की टेस्टिंग कर ली है।
हथियारों के बीच बीच में टेस्टिंग होती रहेगी, तो इससे चीन और अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। मुझे लगता है यही सबसे बड़ी हमारी सफलता है इसमें। ये बताइए कि टेस्टिंग करने के लिए जब कोई आपको गाली देगा तबे ना आप उसको मारिएगा। जी। तो पाकिस्तान ने मूर्खता कर दी ये कह करके कि अगर हमारा आप ऐसा करेंगे तो हम एटम बम छोड़ देंगे, हम तुमको मिट्टी में मिला देंगे, ये सब। अगर पाकिस्तान मूर्खता नहीं करता तो ये दुर्गति भी नहीं होती इतनी। ये उसकी मूर्खता का परिणाम है कि भारत ने अपना प्रयोग करके दिखा दिया भाई। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ बाबा, हाँ, जिस स्थिति में आज भारत है, यदि इस स्थिति में आज पाकिस्तान होता तो भारत की बर्बादी को रोकने से कोई रोक नहीं सकता था विश्व में। दूसरी बात मैं एक और कहूंगा कि रूस आज भी भारत के साथ खड़ा हुआ है, स्पष्ट उसका बयान है। और रही बात पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में मीडिया में खुल करके वहां के मंत्री ने कहा कि भारत में आज भी हमारे लोग बहुत हैं। ममता बनर्जी, अखिलेश और राहुल का नाम खुल करके मीडिया पे लिया है। और मतलब वहां की प्रतिष्ठ मीडिया जैसे हमारे यहाँ की है। तो ये भी हमें सोचना पड़ेगा। रही वहां के इमरान खान की बात, तो इतना जरूर वहां कहा है संसद में कि आप विपक्षियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तो जनता आपके साथ खड़ी नहीं होगी। आप विपक्ष को सम्मान दीजिए, जनता आपके साथ खड़ी है, हम भी साथ खड़े हैं। तो आपने हमारे नेता के जो साथ ऐसा किया है, इसलिए जनता आपको आपके साथ नहीं खड़ी है। आप हमारे साथ, नेता के साथ ऐसा ना करें। जी ठीक है। देखिए, जिस स्थिति में अभी पाकिस्तान है, अगर उस स्थिति में भारत होता तो भारत अमेरिका के गुट में शामिल हो जाता अब तक, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाता। तब भारत भारत उसी तरह मैंने कटोरा लेकर के और लोगों को मिला के रखता। पाकिस्तान तो नहीं मिला पा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान कभी चीन से तो कभी अमेरिका से, दोनों के साथ वो चल रहा है। तो आज भारत ताकतवर है, इसीलिए भारत कंपटीशन कर रहा है चाइना और अमेरिका के साथ। दूसरी बात आपने कही कि पाकिस्तान के किसी मंत्री ने कहा कि हमारे बहुत लोग भारत में हैं। तो आज तो 3 लोग पकड़े गए, तीनों तो हिंदू हैं। हरियाणा में हरियाणा में 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं ना, और तीनों पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे, और तीनों हिंदू हैं। अगर अभी पाकिस्तान ने कहा कि हमारे बहुत लोग भारत में हैं, तो इसमें क्या गलत है भाई? होंगे ही। लेकिन ये नहीं कहा है पाकिस्तान ने कि जो भारत में है वो सब मुसलमान ही हैं। जी जी जी, बिल्कुल ठीक है। उसने हिंदुओं के ही नाम लिए थे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, राहुल गांधी। एक बात यह है ना कि इस युद्ध काल में पाकिस्तान ने जो कहा वो बिल्कुल सच कहा। इस तरह की मानने की अभी कोई धारणा भी उचित नहीं है। अभी अभी ऐसी सामान्य स्थिति नहीं है अभी। और एक बात बताइए कोई बात। एक बात अच्छी रही थी, अच्छी से मतलब मेरा वो नहीं है कि ये हमला जो है भारत के नागरिकों पर हुआ था, इसलिए विपक्ष की ये भूमिका दिखाई दे रही है। और मैं पुनः कहूंगा, भारत के मुसलमान पर विपक्ष पर कभी भरोसा नहीं किया सकता। अब ठीक है भाई, वो आपकी राय है। मेरा तो ये कहना है कि सारे मुसलमान बुरे नहीं हैं और सारे हिंदू अच्छे नहीं हैं। बाबा, प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है। मैं ये मानता हूं कि सांप्रदायिकता के मामले में मुसलमानों में प्रतिशत बहुत ज्यादा है और हिंदुओं में कम है। यह बात मैं मानने के लिए तैयार हूं। राष्ट्रभक्ति भी मुसलमानों में कम है, हिंदुओं में ज्यादा है, यह भी मानने को तैयार हूं। लेकिन सारे मुसलमान गड़बड़ हैं और सारे हिंदू ठीक है, ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। हाँ, वो 1% हो सकता है। दूसरी एक बात और है, बलूचिस्तान को यदि भारत अलग करे या वो अपनी और अलग है,
तो मुस्लिम राष्ट्रीय बनेगा, कुरान को ही मानेगा, और जो बांग्लादेश में आज स्थिति हुई वो तो भारत के दम पे वैद्यनाथ चला हुआ, जी, वो भी आज भैया आगे करेगा। वैद्यनाथ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सुन रहा हूँ बाबा मैं। हाँ, कुछ सुन वैद्यनाथ जी कुछ कह रहे थे ना, आवाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, मैं वो ग्राहक से देख रहा था। अच्छा, ठीक है, और कोई मुनि जी बात? मैं प्रश्न हाँ, बताइए आपका क्या प्रश्न है। अब प्रश्न मुनि जी ये है, जैसे अभी पहलगांव में करीब 28 मतलब भारतीयों को धर्म पूछ पूछ कर मारा था। जो मतलब भारत ने अटैक करा पाकिस्तान पर, ठीक है पाकिस्तान को सबक मिला, लेकिन जो मतलब जिन्होंने अपराध करा, मतलब जिन्होंने हत्याएं करी, उनको तो दंड मिल नहीं पाया। निहत्ती ही जनता पाकिस्तान की मारी गई, वहां बच्चे बड़े बूढ़े जवान। तो ये भी मतलब एक प्रकार से हम एक असफलता ही कहेंगे। जो जिन्होंने अपराध करा वो तो मारे ना गए ना पकड़े गए। आप मदन जी क्या बोल रहे हैं? पाकिस्तान में जो 100 लोग मारे गए, जी वो निहत्थी जनता मारे गए क्या? ये गलत बात है। सारे के सारे आतंकवादी मारे गए हैं। एक बात। दूसरी बात, जी कि जो यहाँ भारत में जिन लोगों ने मारा, 8 लोगों ने जी या 7 लोग आए थे, सातों भेजे हुए थे। तो भारत ने उन जी। भेजने वालों को जाकर मारा, तो इसमें गलत क्या है भाई? अच्छा, अगर उनको मारा तब तो ठीक। अगर एक व्यक्ति ने आकर किसी से पैसा ले करके आकर के हमारे साथ दुर्व्यवहार किया या हमारे ऊपर आक्रमण किया, तो अगर मैंने जी पैसा देने वाले को मार दिया, तो इसमें तो जी। इसमें तो कोई गलत नहीं है, भेजने वाले को मारा है हमने। तब तो अच्छा करा। चलिए, और कोई बात हो तो बताइए, नहीं तो समाप्त करेंगे। मेरा एक प्रश्न था मुनि जी। हाँ, बताइए। भारत रसिया का मित्र है। रसिया रसिया भारत का मित्र है। इस बिंदु पे एक प्रश्न ये था कि 66 में भी जब शास्त्री जी थे, तब वो उस समय पाकिस्तान का कुछ भाग भारत जीत लिया था। फिर ताशकंद समझौता हुआ, तो किसके दबाव में फिर शास्त्री जी उसको वापस किए? क्योंकि ताशकंद तो उस समय रसिया के पार्ट ऑफ रसिया था, यूएसएसआर। तो मैं समझ नहीं पाया कि भारत का वो मित्र है कि दिखावा करता है। देखिए, ताशकंद समझौता जो हुआ उस समय भारत इतना ताकतवर नहीं था। भारत ने रूस के ताकत पर तो लड़ाई लड़ी, इसलिए उस समय समझौता होना, रूस की बात मानना उचित था। कुछ 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 भी गलत नहीं था। आज भी भारत ने अगर अमेरिका की बात मान ली तो अच्छा किया। कोई आज तो भारत जो अमेरिका की बात मानकर अच्छा किया, उसका मैं समर्थक हूँ। बताइए तो, ब्रजेश जी का क्या है प्रश्न? बाबूजी वो कह रहे हैं कि आज तो भारत ने ठीक किया, अमेरिका की बात को मान के उसका वो समर्थन करते हैं। हाँ, अच्छा, कोई प्रश्न नहीं है ना? नहीं बाबूजी, कोई प्रश्न नहीं तो हो। नहीं है। अच्छा, बाबा जी चलिए। इस सवाल का जवाब मैं दूंगा अपने तरीके से। हाँ हाँ, बताइए। व्यापारी जो होते हैं उनका धर्म व्यापार होता है, वो किसी के शत्रु या मित्र नहीं होते। यदि व्यापारी शत्रु और मित्र हो जाए तो फिर वह व्यापार धर्म से हट जाता है। तो रसिया हुआ, वो वैद्यराज जी की तरह वह हमेशा हर स्थिति में कस्टमर की सुनता है। ठीक है, मैं भी और आपके मैं हिंद साथ। मेरा गिराकी का समय रहता है ये असल में। भारत भी, यही आपका धर्म है। देखिए, भारत भी अब धीरे धीरे व्यापारी बन रहा है। भारत भी अभी
देखिए, इतनी जल्दी चौथी अर्थव्यवस्था तो बन गया और जल्दी तीसरी बनने वाला है अर्थव्यवस्था के मामले में। तो भाई, आपको अगर अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो व्यापार को सम्मान तो देना ही पड़ेगा। भाई, हथियार तो बेचना पड़ेगा भारत को। किसी साथी का कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, अन्यथा मीटिंग को समाप्त करेंगे। ब्रजेश जी, ये बताइए, जी बाबूजी। आप परसों का विषय क्या छुआछूत रखें या कुछ और रखें? बाबूजी छुआछूत रख सकते हैं। रख सकते हैं ना? ठीक है। तो जी। और जो है आज आज या कल में राष्ट्रपति ने जो 14 प्रश्न पूछे हैं न्यायालय से, हाँ, उन पर किसी दिन चर्चा की जा सकती है। उस पर, हाँ ठीक है ना, कर सकते हैं कभी भी। जी। ये चलिए। सवाल ज्यादा महत्वपूर्ण है बाबा, समसामयिक है। राष्ट्रपति ने जो सवाल पूछे हैं इसे कराइए, छुआछूत तो बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद छुआछूत रख लेंगे। तो हम सोमवार का विषय यही रखेंगे, न्यायपालिका और प्रशासनिक व्यवस्था के आपसी संबंध। ठीक है, चलिए जी समाप्त करिए। रॉबिन जी समाप्त कर सकते हैं। जी, आज के चर्चा कार्यक्रम में जुड़ने के लिए सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सोमवार को फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।